जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्लास 12th का आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो सब्जेक्ट है इसके मिड टर्म एग्जाम के सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आपका 2023 और 24 के सेशन के लिए होने वाला है। और ये पेपर बच्चों आपको आपके हिस्ट्री के मिड टर्म के एग्जाम में डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले हम अपने पेपर का पैटर्न समझते हैं। तो टाइमिंग 3 घंटे की रहेगी और पेपर की वेटेज रहेगी हमारी 80 मार्क्स की। जिन बच्चों ने पार्ट 1 का वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा पेपर का क्या पैटर्न है। जिन्हें नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जिन्हें पता है वो 2 मिनट आगे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए पेपर में आपको टोटल जो है वो 6 खंड मिलेंगे। ठीक है, और जो आंतरिक विकल्प यानी कि कुछ चॉइस आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी। सबसे पहला जो है वो हमारा खंड नंबर का रहेगा, जिसमें हमारे 1 से लेके 20 तक टोटल जो क्वेश्चन है वो 20 हमारे एमसीक्यू होंगे। ठीक है, फिर खंड खा जो है ये स्रोत आधारित एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, ये वाले भी। खंड गा जो है इसमें हमारे 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। खंड घा जो रहेगा इसमें 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों में ही चॉइस मिलेगी, और 3 नंबर वाले में 1 या फिर 2 में चॉइस मिलेगी। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़े तो खंड जो ना रहेगा इसमें हमारे 5-5 नंबर के जो 3 क्वेश्चन है ये रहेंगे सोर्स बेस्ड। ठीक है, खंड 4 जो है इसमें हमारा 5 नंबर का रहेगा मैप वाला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा पेपर का कंप्लीट पैटर्न। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी इस पेपर की पार्ट 1 वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको 2 खंड करवा दिए हैं। ठीक है, एक हमने आपको एमसीक्यू करवा दिया था और एक 3 नंबर वाला। ठीक है, अगर आपने ये पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो यहीं पे आई बटन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, यहाँ से देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज की हमारी ये जो वीडियो है पार्ट 2 की वीडियो, इसमें आपको हम खंड गा समझाएंगे, 3-3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो समझाएंगे। ठीक है, फिर अगली जो वीडियो आएगी कल वाली उसमें आपके 8 नंबर के, 5 नंबर के और मैप वाले ये सभी आपको समझा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक एक करके यहाँ पे जो है जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन A B C D E F, इस तरह से। ओके बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कल की जो वीडियो थी उसमें हमने सेक्शन ए में जो जो एमसीक्यू किए थे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे बच्चों। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी है तो आप जाके इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा खंड खा आया था, ये वाला सोर्स बेस्ड एमसीक्यू वाला, ये भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं बच्चों हमारा जो सेक्शन नंबर सी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वाला, ये स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 3-3 नंबर के टोटल हमारे 4 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 का हमारा पहला है ये क्या कहता है, इसमें हमसे पूछा गया है कि अलवार और जो नैनार संत थे क्या इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था या नहीं किया था, क्या इनका दृष्टिकोण रहा था, बस आपको ये बताना है। अलवार और नैनार संतों का जाति प्रथा के प्रति क्या दृष्टिकोण था ये समझाना। ठीक है बच्चों, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। तो इसका आंसर जो है वो कंप्लीट आप यहां से यहां तक मात्र 5 लाइन में लिखेंगे, 5 पॉइंट में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि अलवार और नैनार संतों के द्वारा जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी और ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जो जाति प्रथा थी इसका विरोध किया था। अब आप पूछोगे कि सर जी क्या हमारे पास इसके एविडेंस हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। क्यों भाई, क्योंकि जो अलवार और नैनार भक्ति संत थे ये किसी एक समुदाय से नहीं बल्कि विभिन्न समुदायों से मिलकर बने थे। जैसे अलवार नैनार संतों में ब्राह्मण भी शामिल थे, शिल्पकार, किसान, ठीक है, और जो नीच जात के लोग थे वो भी इसमें शामिल थे। ठीक है, दूसरी ओर ब्राह्मण जिन लोगों को नीच समझते थे, जिन लोगों को अपवित्र मानते थे, जैसे चांडाल वगैरह हो गए या फिर नीची जाति के लोग, उन सभी को अलवार और नैनार संतों में शामिल किया गया था। ठीक है, जो कि सिंपल दर्शाता है कि इन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था जाति प्रथा का विरोध किया था। ठीक है, साथ ही साथ अलवार और नैनार संत जो थे इनकी रचनाओं को वेदों के जितना इंपॉर्टेंट बताया गया। संस्कृत में जो 4 वेद हैं
उनके जितना इंपॉर्टेंट बताया गया है। जैसे अलवार जो संत हैं, इनका जो मुख्य काव्य संकलन है नलीला दिव्य प्रबंधन, ये तमिल वेद के रूप में इसको वर्णित किया गया है। इसी की जितनी इंपॉर्टेंस इसको जो है वो दी गई है। ठीक है, तो आगे समझ में अच्छे तरीके से कि हाँ भाई वाकई में अलवार और नैनार संतों ने जो जाति प्रथा थी इसका विरोध किया था। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा वाला पार्ट। क्या पूछा गया है आइए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि संत कवित्री मीराबाई जी के द्वारा समाज में प्रचलित मान्यताओं का उल्लंघन किस प्रकार किया गया, स्पष्ट कीजिए। देखो एक चीज मैं बताऊं, ये जो आपका क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर जो सीबीएसई का बोर्ड का सैंपल पेपर था उसमें भी आया था, और ये क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का। ठीक है, लेकिन 3 नंबर में इसलिए मैंने इसको लिया है क्योंकि 8 नंबर में आपके और भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हैं। ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन को एज ए 8 नंबर के अकॉर्डिंग ही समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां से जो हमारा आंसर है वो शुरुआत हो जाएगा मीराबाई जी के बारे में। तो सबसे पहले मीराबाई जी के बारे में जो हम पॉइंट लिखेंगे उसमें लिखेंगे श्री कृष्ण, अर्थात मीराबाई जी ने श्री कृष्ण को अपना प्रेमी, अपना पति मानकर भक्ति करनी शुरू कर दी थी। अब आप कहोगे कि भाई इसका क्या मतलब है कि समाज में प्रचलित मान्यताओं का उल्लंघन करना। उल्लंघन ये है कि उस समय महिलाओं को भक्ति करने का कोई अधिकार नहीं था, तो मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, तो ये सिंपल सी बात है उस मान्यता का उल्लंघन हुआ, है ना। उसके बाद में देखिए क्या होता है कि मीराबाई जी ने अपनी पति की आज्ञा नहीं मानी, माँ और पत्नी के जो परंपरागत दायित्व होते हैं उनको मानने से इनकार कर दिया। तो सिंपल सी बात है, वहां के जो ससुराल वाले थे मीराबाई जी के, उन्होंने एक बार इनको जहर देकर मारने की कोशिश की। ठीक है, अब जब कोशिश की, अब आप एक चीज सोचिए कि आपको कोई जहर मारने की कोशिश करे तो क्या आप उस घर में रहना चाहोगे, उसके साथ रहना चाहोगे? कभी भी नहीं। तो इसी वजह से मीराबाई जी राजभवन को छोड़कर, राजभवन से निकलकर भागने में सफल होती हैं और फाइनली वो एक घुमक्कड़ गायिका बन जाती हैं, जो कि उस समय कोई भी नारी नहीं कर सकती। ठीक है, आ गया समझ में। आगे कुछ और बातें यहाँ पे है मीराबाई जी के बारे में कि मीराबाई जी ने राजमहल के जो बड़े बड़े ऐश्वर्य थे, दास दासियां सभी ऐशो आराम, उन सभी को त्याग दिया और उन्होंने एक विधवा के रूप में सफेद वस्त्रों को धारण किया और एक सन्यासी की जिंदगी बिताई, जो कि उस समय कोई भी स्त्री नहीं कर सकती। अगला पॉइंट है जातिवादी परंपरा का विरोध, अर्थात मीराबाई जी ने अपना गुरु रैदास को चुना, और रैदास जो थे वो जाति से एक चरम कातिल था, चमड़े के काम करने वाले थे। तो कोई ऐसा गुरु हो सकता है संत जो कि चमड़े का काम करता हो? नहीं हो सकता ना। तो ये भी एक तरीके से परंपरा का विरोध ही है। ठीक है, और आज वर्तमान में मीराबाई ने, मतलब उस समय की हम बात कर रहे हैं कि मीराबाई जी ने अपने अंदर उठी जो भावनाएं थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनको व्यक्त करते हुए अनेक गीतों को गाया और फिर बाद में उनकी रचना की गई थी। और आज भी वर्तमान में गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर गरीब लोगों के द्वारा, नीची जाति के लोगों के द्वारा ये जो गीत है वो गाए जाते हैं। और आज हम भी भारत के विभिन्न जो जगह हैं जहां जहां पर भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है, वहां पे मीराबाई जी का नाम तो जरूर ही आता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है मीराबाई जी के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे बच्चों मीराबाई जी ने आखिर कैसे जो यहाँ पे क्या था, हाँ, समाज में प्रचलित मान्यताओं का उल्लंघन किया था। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे दोनों के दोनों क्वेश्चन। अलवार संतों का, नैनार संतों का जाति प्रथा के प्रति क्या दृष्टिकोण था, ये आपको समझा दिया मैंने। फिर मीराबाई जी के बारे में यहाँ पे बात आ गई, तो ये भी आपको मैंने समझा दिया। ठीक है बच्चों, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख सकते हैं कि व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द अलवास एंड नैनास टुवर्ड्स द कास्ट सिस्टम। तो क्या था भाई कास्ट सिस्टम के प्रति इनका जो रवैया है, आइए उस रवैये को समझते हैं। तो रवैया जो था, यानी एक सेकेंड, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे सही से ना वो वर्ड नहीं मैंने लिख पाया, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या था कि हाउ डिड स्टैंड पोएटेस मीराबाई वायलेट द प्रिवेलिंग बिलीव्स इन द सोसाइटी। तो कैसे इन्होंने उस चीज को खत्म किया, कैसे उसकी जो है आलोचना की, या फिर कैसे उसको, ओके ये देख सकते हैं यहाँ से देखिए इतना और ये इतना
कंप्लीट। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आप सभी को ये क्वेश्चन आता भी होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि छठी से लेके चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच जो मगध एक महाजनपद था, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था, ये आपको बताना है। हाँ भाई, सिंपल सी बात है कि मगध जो था वो एक टाइम पे सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में गिना जाता था। ठीक है, आखिर ये कैसे एक शक्तिशाली महाजनपद था, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं क्या क्या हम इसके अंदर आंसर लिखने वाले हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे हम, एक सेकंड कहाँ गया, अच्छा देखो, आंसर लिखेंगे कि मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने के कारण निम्नलिखित है। तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि प्रारंभ में जो राजगाह, जिसे हम राजा का घर कहते हैं, यही मगध की राजधानी रही थी। ठीक है, अब शक्तिशाली होने के कारण में सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि मगध जो था ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था, क्योंकि इस महाजनपद के इर्द गिर्द बहुत ही बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी जो कि एक नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से इसकी रक्षा भी करती थी। ठीक है, अब कोई भी जो आक्रमणकारी है वो पहाड़ों पे चढ़ के तो आक्रमण करने के लिए जाएगा नहीं, इसीलिए। उसके बाद में अगला पॉइंट है उपजाऊ भूमि, अर्थात जहां पे मगध महाजनपद बसा हुआ था वो एक ऐसी जगह थी जहाँ की भूमि काफी ज्यादा उपजाऊ थी। ठीक है, साथ ही साथ गंगा और सोन नदी का जो पानी था, इससे यहाँ पर सिंचाई भी बहुत ही आसानी से की जाती थी, इसीलिए यहाँ पे फसल बहुत अच्छी होती थी। और जब फसल अच्छी हो रही है तो व्यापार अच्छा होगा, व्यापार अच्छा हो रहा है तो सिंपल सी बात है उस एरिया का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होगा, सिंपल है। उसके बाद में देखिए, जंगल में हाथी पाए जाते थे जो कि सेना में काम आते थे। अब देखो भाई कि बड़े बड़े राजा को क्या करना होता है, अपनी सेना बढ़ानी होती है ताकि कोई आक्रमण करे तो उससे बचा जा सके। तो ऐसे में इस मगध महाजनपद के लिए प्लस पॉइंट ये था कि जो जंगल थे इसके आसपास, जो पहाड़ी इलाके थे, यहाँ पे इन्हें हाथी मिल जाते थे, तो उन हाथियों को ये सेना में काम ले लेते थे। ठीक है, फिर अगला है नदी परिवहन, अर्थात गंगा नदी और उसकी छोटी छोटी जो उपनदियां थी, इन सभी के द्वारा आवागमन जो था वो काफी ज्यादा सुलभ था और बहुत ही कम खर्चीला था। तो इससे जो है इनका बहुत सारा पैसा बचता था, बहुत सारा टाइम बचता था, ये चीजें थी। फिर छठा पॉइंट है योग्य शासक, अर्थात मगध के जो राजा थे वो काफी ज्यादा योग्य थे, काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी थे और ऐसे राजा थे जिन्होंने मगध का बहुत ही ज्यादा विस्तार किया, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु वगैरह, ये चीज। ठीक है, सातवां पॉइंट लोहे का उपयोग, अर्थात मगध महाजनपद एक ऐसा महाजनपद था जहां पे लोहे की खदानें पाई गई थी। आज का वर्तमान का अगर आप झारखंड देखें तो वहां पर लोहे की खदानें पाई गई थी, और ये जो लोहा उसमें पाया गया था, तो मगध के शासकों ने उस लोहे का उपयोग उस समय के आधुनिक हथियारों को बनाने के लिए, आधुनिक औजारों को बनाने के लिए उसका उपयोग किया था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है भाई कि हाँ, इन सभी रीजंस की वजह से जो मगध महाजनपद था वो काफी ज्यादा विकसित हो चुका था। ठीक है, प्राकृतिक रूप से सुरक्षित, उपजाऊ भूमि, जंगल में हाथी पाया जाना, नदी परिवहन, योग्य शासक, और एक सबसे आखिरी पॉइंट जो कि है लोहे का उपयोग। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है इंग्लिश में पहले देख लीजिए आप इसको। 6th to 4th century BC मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। हाँ, हमें पता है कैसे, आंसर लिख देंगे कि नेचुरली प्रोटेक्टेड है। ठीक है, फर्टिलाइज लैंड था, इसीलिए इसका यहाँ पे अच्छी खासी क्रॉप हो जाती थी और जो बिजनेस था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ था। एलिफेंट्स को जो है एक आर्मी के रूप में उपयोग किया जाता था, रिवर ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा था, एलिजिबल रूलर्स थे और आयरन का बहुत ही अच्छा उपयोग होता था। कंप्लीट है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों, आइए समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि अल बिरूनी का जाति व्यवस्था के प्रति विवरण लिखिए, अर्थात हम सभी को पता है चैप्टर नंबर आपका जो 5 है उसमें 3 यात्रियों के बारे में बात की गई, अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। तो अल बिरूनी ने भारत की जो जाति व्यवस्था थी इसके बारे में अपनी क्या कहानी लिखी, क्या बातें उसने लिखी हैं, वो आपको यहाँ पे बतानी है। आ जाइए देखते हैं क्या क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक वही लाइन लिख देंगे कि अल बिरूनी के अनुसार
जाति व्यवस्था के प्रति विवरण निम्नलिखित है। फिर यहाँ पे आती है पहली पार्ट, मतलब पॉइंट नंबर 1। बेसिकली देखो, अल बिरूनी ने यह बताने की कोशिश की थी कि जो जाति व्यवस्था है ना, वो केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि फारस जहां से वो आया था वहां पर भी है, और बाकी की जो अदर कंट्रीज हैं वहां पर भी है। ठीक है, अभी इसने ये बताया कि प्राचीन फारस में ना 4 वर्ग हुआ करते थे। जब वो आया था उस समय बताता है कि वहां पे ना 4 वर्ग हुआ करते थे। पहला वर्ग था घुड़सवार तथा शासक वर्ग, दूसरा वर्ग था भिक्षु तथा पुरोहित वर्ग, और ठीक है, और तीसरा जो था वो था वैज्ञानिक, चिकित्सक और खगोलशास्त्री वर्ग, और चौथा था किसान और अन्य शिल्पकार वर्ग। ऐसे ही 4 वर्ग भारत में पाए जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं, आगे अलबरूनी कहते हैं कि ब्राह्मणवादी जो जाति व्यवस्था है, इसकी व्याख्या को वो मानते हैं। ठीक है, यानी कि ब्राह्मणों ने जो 4 तरीके की जाति व्यवस्था और विभिन्न जाति के लिए जो सिद्धांत दिए हैं, अल बिरूनी ने इन सभी को माना है। लेकिन बस किसी चीज को अगर नहीं माना तो वो इसको, कि ब्राह्मण ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपवित्र हो गया एक बार, वो कभी पवित्र नहीं हो सकता है। बस इस अपवित्रता की जो मान्यता है, इसको अल बिरूनी ने स्वीकार किया। और इस बात पे अल बिरूनी का कहना ये है कि हर वो वस्तु जो अपवित्र हो जाती है, वो एक बार फिर से पवित्रता की मूल स्थिति को प्राप्त कर सकती है, और ये सफल भी है। वो एग्जाम्पल देते हैं, जिस प्रकार हवा जो है वो पॉल्यूशन में आ जाती है, ठीक है, वहीं सूर्य जो है वो हवा को स्वच्छ कर देता है। ठीक है, साथ ही साथ जो समुद्र में नमक होता है, ये पानी को गंदा होने से बचाता है, जबकि रहता उसी के अंदर है। ठीक है, तो इसके अनुसार, अल बिरूनी के अनुसार, जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों के द्वारा जो बताई गई है, उसमें अपवित्रता की जो अवधारणा है, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं। ये कहा था किसने? अल बिरूनी ने। ठीक है बच्चों, तो अल बिरूनी के बारे में ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि उसने आखिर क्या क्या बातें कही थी, इसके बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में। ओके बच्चों, आ गया समझ में? चलिए आगे बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अल बिरूनी टुवर्ड्स द कास्ट सिस्टम। तो क्या है डिस्क्रिप्शन कास्ट सिस्टम को अकॉर्डिंग, तो वो इजीली आप यहां से लेके इतना पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन है। वैसे आपको तो एक ही चॉइस मिलेगी, लेकिन मैंने 2 इसलिए ली हैं ताकि आपको और भी बहुत चीजें अच्छे से समझाई जा सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि धर्मशास्त्र, ठीक है, क्या कहता है, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र, इसमें कितने प्रकार के विवाह पद्धति प्रचलित थी, स्पष्ट कीजिए। तो हम सभी को पता है बच्चों कि धर्मशास्त्र में और धर्मसूत्र में कितने प्रकार के विवाह की मान्यता है, वो 8 की है, लेकिन सबसे ज्यादा 4 चलते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहली विवाह पद्धति है बहिर्विवाह पद्धति, अर्थात गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा। जैसे मान लीजिए ये एक गांव है, ठीक है, इस गांव में एक गोत्र के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये एक गोत्र के जो लोग हैं, वो कभी भी अपने एक गोत्र में ही कभी शादी नहीं करेंगे। ए से बाहर बी से लेके जेड तक जितने गोत्र है उसमें शादी करेंगे, इसको बोलते हैं बहिर्विवाह पद्धति। फिर आता है अंतःविवाह पद्धति। ये होता है कि एक ही गोत्र, एक ही कुल, एक ही जात, एक ही स्थान में बसने वाले लोगों में शादी। अर्थात अब जो अंतःविवाह, इसमें क्या है कि एक ही गांव में ये जो एक गोत्र वाले व्यक्ति रहते हैं, वो आपस में विवाह कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बच्चों कि एक सेकेंड, हाँ, बहुपति प्रथा, अर्थात एक से अधिक पति का होना। दैट मीन्स किसी महिला के अगर एक से अधिक पति हैं, तो वो बोला जाता है बहुपति प्रथा। ठीक है, चौथा है बहुपत्नी प्रथा। अब ये था एक से अधिक पत्नियां, हमेशा राजाओं की एक से अधिक पत्नियां रही हैं, तो ज्यादातर राजाओं ने बहुपत्नी प्रथा को अपनाया ही था। पुत्री जो है, इसका पिता के संसाधनों पर अधिकार नहीं होता था। कन्यादान का क्या मतलब है? कन्यादान का मतलब ये है कि विवाह के समय वर पक्ष को
ठीक है, कन्या पक्ष के द्वारा कन्या को भेंट के रूप में लेना महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था, और ये पिता का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्तव्य। ठीक है, आपने सनातन धर्म में कहावत सुनी होगी कि अगर मतलब ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे बोला जाता है कि लड़की के या फिर बेटी के पैर पूजना ये एक बहुत ही बड़ा कार्य है। ठीक है, और कन्या दान करना दुनिया का सबसे बड़ा दान माना जाता है, दानों में सबसे बड़ा दान कन्या दान माना जाता है। ठीक है ना, हमारे सनातन धर्म में ऐसे बोला जाता है, तो वही बात यहाँ पर भी बताई गई है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में विवाह के बारे में। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है बच्चों हमारा, चंडालों के कर्तव्य किस ग्रंथ में दिए गए हैं तथा वह क्या है। भाई चंडाल, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चंडाल होते क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चंडालों के कर्तव्यों की जो सूची है वो हमें मनु स्मृति नामक ग्रंथ से मिलती है, जिसका संकलन 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, आ जाइए अब देखते हैं, पहले चंडाल समझते हैं क्या होते हैं। एक ओर जहां ब्राह्मण खुद को तथा अपने कार्यों को पवित्र मानते थे, वहीं दूसरी ओर मरे हुए जानवरों को छूने वालों को ये लोग चंडाल कहा करते थे। चंडाल कौन थे? ऐसे लोग जो मरे हुए जानवरों को छूते थे। ठीक है, और साथ ही साथ ये ऐसे लोग थे जिनको वर्ण व्यवस्था वाले समाज में बिल्कुल ही निचले स्तर पर रखा गया था। ठीक है, ब्राह्मण चंडालों को छूना देखना बहुत ही ज्यादा अपवित्र मानते थे। अब आइए एक एक करके हम ब्राह्मणों के द्वारा मतलब ये जो मनुस्मृति है इसमें तो चंडालों के कर्तव्य मिले हैं, इनको देखते हैं। तो चंडालों के जो कर्तव्य हैं वो कुछ आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेंगे, टोटल 5 से 6 है। पहला कर्तव्य ये है कि चंडालों को हमेशा गांव के बाहर रहना होता। ठीक है, चंडाल जो थे वो ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करते थे जो लोगों के द्वारा फेंके जाते थे या लोग जिनका उपयोग नहीं करते। चंडालों को मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करना पड़ता था, और मरे हुए लोगों के साथ जो कपड़े आते थे, जो लोहे के आभूषण आते थे, वही ये चंडाल लोग पहनते थे। ठीक है, चंडालों को वधिक के रूप में काम करना पड़ता था, और साथ ही साथ चंडालों को अगर रात में गांव या फिर नगर में चलना है तो उसकी कोई अनुमति इन्हें नहीं मिलती थी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है किसके बारे में? ये था हमारा चंडालों के कर्तव्यों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिज सिस्टम वर प्रिवलेंट इन धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल जो है सबसे पहले ए आ जाता है, ए को मैं पूरा लिखना वैसे भूल गया, ठीक है ना, तो उसके लिए सॉरी। बाकी अगला आ जाता है कि इन विच द ड्यूटीज ऑफ चंडाल्स वर गिवन एंड व्हाट आर दे। तो क्या है वो, ये हमें मिलती है मनुस्मृति में, और वो हैं क्या क्या, तो वो भी आप यहाँ से देख ही सकते हैं। ठीक है, ये रहे चंडाल। पहले तो आप ये बताएंगे कि होते क्या है, उसके बाद में ये उनके कर्तव्य वगैरह हैं, जो उनके कार्य ये है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा आज का जो सेक्शन था जिसके लिए हमारी ये स्पेशल वीडियो थी वो तो हमने कंप्लीट कर ली। सेक्शन सी जो था, एक सेकेंड, ओके, सेक्शन नंबर जो सी था ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी आगे चल के आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो अगला सेक्शन आएगा वो आएगा सेक्शन नंबर डी। ठीक है, सेक्शन नंबर डी आएगा जिसमें 8 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, और तीनों में ही आपकी चॉइस होगी। और उसके बाद सेक्शन डी के बाद में फिर यहाँ पे जो है वो हमारा अगला जो है वो आएगा सेक्शन नंबर ई। अब इस सेक्शन नंबर ई में 5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, और फिर आएगा सबसे आखिरी वाला, आपको मैं दिखा देता हूँ, सेक्शन नंबर एफ। अभी सेक्शन नंबर एफ में होगा बच्चों आपका मैप। ठीक है, अच्छा एक काम करता हूँ, टाइम तो है ही हमारे पास, एक काम करता हूँ आपको मैप थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, फिर इसको हम कल एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि 2 बार आपको मैप समझ में आ जाएगा। तो दिया हुआ है 32वें क्वेश्चन में कि भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित स्थलों में कोई 2 अंकित कीजिए। तो सबसे पहला ये है लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, इनको ए बी सी पर खोज कर अंकित करें, अर्थात ये जो 3 है ये यहाँ पे इंडिकेट किए गए हैं। ठीक है, ए बी सी ये इंडिकेट किए गए हैं। अब इसमें से हमें ये पहचानना है कि कौन सा
यहाँ पे लोथल है, कौन सा हड़प्पा है और कौन सा मोहनजोदड़ो। तो आइए देखते हैं, आपको मैप यहाँ पे अच्छे समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले जो ए है ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो ये क्या है, ये है बच्चों हड़प्पा, ठीक है। और फिर दूसरा आता है मोहनजोदड़ो। तो भाई मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये भी पाकिस्तान और जो इधर आ जाता है उसकी सीमा पर है। तो ये जो हमारा सी है ये आ जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। और जो तीसरा था हमारा लोथल, ये है बी यानी कि गुजरात, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ए यानी कि हड़प्पा, बी यानी कि लोथल, सी यानी कि मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब सेकंड क्या दिया हुआ है कि भारत के इसी रेखा मानचित्र पर महाजनपदों से संबंधित 3 स्थानों को चिन्हित कीजिए। अर्थात आपको किन्हीं 3, वैसे यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है ना। एक सेकंड, अच्छा अच्छा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, इसलिए तो आपको 3 अंकित करने हैं। कितने, 3 अंकित करने हैं महाजनपदों के नाम। तो महाजनपदों के नाम के लिए देखिए बहुत सारे महाजनपद हैं, जिसमें से पहला महाजनपद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मगध है जो कि बिहार में है, राज्य है। दूसरा कौशल है जो कि श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। तीसरा काशी है जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। चौथा कुरु है जो कि इंद्रप्रस्थ दिल्ली में है। पांचवा अवंती जो कि उज्जैन एमपी में है। छठा गंधार जो कि तक्षशिला पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इन्हीं को एक एक करके अगर आपको इंडिकेट करना है तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें आप सिंपल सिंपल यूपी की अगर आप बात कर लें तो यूपी में बहुत सारे हैं, जैसे यूपी में पहला कुरु है, फिर पांचाल है, फिर कौशल है और वाराणसी। ये 4 तो आपके यूपी में ही मिल गए, ठीक है। 3 आपको बिहार में मिल जाएंगे, पहला वज्जी, तीसरा मगध और चौथा राजगीर। एमपी में 2 मिल जाएंगे, अवंती और उज्जैन। एक मिल जाएगा पाकिस्तान में जो कि तक्षशिला है, और एक मिल जाएगा अफगानिस्तान में जिसे हम गांधार बोलते हैं। तो बहुत सारे महाजनपद हैं एक ही साथ में, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। बाकी मैप के लिए मैं आपकी एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, तब आपको मैप समझाऊंगा, ठीक है। वैसे ये वाला सेक्शन तो अगले वीडियो में समझते, लेकिन मुझे लगा कि आपको मैप पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आज का हमारा जो पार्ट नंबर 2 था, जिसमें खंड गा भी समझा दिया और चाबी। अब बच जाते 8 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन, ये हम आपको कल समझा देंगे, कल वाली वीडियो में पार्ट नंबर 3 में, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाइएगा कि आपको सब कुछ समझ में आया नहीं, ताकि मुझे भी तो समझ में आए कि आपको क्या क्या अच्छा लगा क्या नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।